ठीक है, देखो अभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शॉर्ट फॉर्म पे PHEE अपन ऐसा लिखेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नाम से समझ में आ रहा है। फोटो मतलब फोटोन, लाइट से रिलेटेड। अब इसमें जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, किसी भी मेटल सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन का एमिशन है वो कितने तरीके से होता है पता है किसी को? इलेक्ट्रॉन एमिशन फ्रॉम मेटल सरफेस, ये जैसे मान लो दिस इज द मेटल सरफेस, कितने तरीके से इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो सकता है मेटल सरफेस से। नाउ इलेक्ट्रॉन एमिशन फ्रॉम मेटल सरफेस, मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन एमिशन ये कितने तरीके से हो सकता है। ठीक है, सो देयर आर 4 वेज ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। फर्स्ट है थर्मल एमिशन। थर्मल एमिशन मतलब आप मेटल को गर्म करो गर्म करो गर्म करते जाओ, एक कंडीशन ऐसी आएगी कि उसके सरफेस से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन एमिट होने लगते हैं। तो एक मेथड कौन सी हो गई, थर्मल एमिशन। मतलब ये सपोज मेटल्स है और इसको आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हीट सप्लाई कर रहे हो, जिससे इसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ेगा और इसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये थर्मल एनर्जी गेन करके क्या हो सकते हैं, यहाँ पर से बाहर निकल सकते हैं। सो दिस इज द थर्मल एमिशन। ठीक है, दिस इज द थर्मल एमिशन ना, यहाँ पे आप इसको गर्म कर रहे हो, हीट दे रहे हो। सो दिस इज द थर्मल एमिशन। दूसरा मेथड होता है फील्ड एमिशन। फील्ड एमिशन एक और मेथड, दिस इज द फील्ड एमिशन। फील्ड एमिशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को मेटल को आप हाई इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हो। सो दिस इज हाई इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हाई इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आपने रखा किसी मेटल को तो उसके सरफेस से भी इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होने लगता है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन इसके सरफेस से क्या होने लगते, बाहर निकल के आने लगते। सो दिस इज द इलेक्ट्रॉन एमिशन। तो एक मेथड कौन सी हो गई, फील्ड एमिशन, एक कौन सी हो गई, थर्मल एमिशन। एंड एक और मेथड, देयर आर 4 वेज या 4 मेथड है। तीसरी मेथड है सेकेंडरी एमिशन। सेकेंडरी एमिशन, सेकेंडरी एमिशन में जब किसी मेटल सरफेस को बाहर से हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन टकराते हैं तो इसके अंदर से जो इलेक्ट्रॉन है ये भी बाहर निकल सकते हैं इस तरह से। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड द सेकेंडरी एमिशन, जिसमें हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस, मेटल सरफेस, तो इससे भी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो सकता है। ठीक है ना, सो दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी एमिशन। और एक और है जिसको हम फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन बोल रहे हैं। इसमें इस प्रोसेस में क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में हमारा टॉपिक भी वही है। एंड नाउ फोर्थ, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन ना, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, पीएच मतलब फोटो। एंड तो इसमें क्या होता है भाई, मेटल सरफेस में सुइटेबल एनर्जी की रेडिएशन इंसिडेंट होती है। ये सुटेबल एनर्जी की रेडिएशन, दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ सुटेबल एनर्जी, जब इसमें पड़ती है तो इसके सरफेस से इलेक्ट्रॉन का एमिशन होने लगता है, तो इसको बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। सो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलने के 4 तरीके हैं, या 4 तरह से इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो सकता है। एक है थर्मल एमिशन,
एक है फील्ड एमिशन जिसमें हाई इलेक्ट्रिक फील्ड आप अप्लाई करते हैं और इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है। एक होता है सेकेंडरी एमिशन, इसमें हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डिंग की जाती है, इसमें मेटल सरफेस से, मेटल सरफेस पे, इससे भी मेटल सरफेस के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाहर निकल सकते हैं। और एक होता है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, जिसमें सुइटेबल एनर्जी की रेडिएशन जब मेटल सरफेस पे पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है, ठीक है ना। सो दीज आर द 4 वेज ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशन फ्रॉम द मेटल सरफेस। समझ गए? समझ गए कि नहीं? अरे समझ गए? यस सर। हाँ, स्क्रीनशॉट लो अब इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए? यस सर। ना पेज नंबर 2। अब हमारी जो मेन हेडिंग है, दिस इज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में क्या होता है देखो अभी ना। देखो ये दोनों बोर्ड एग्जाम में है, मतलब सीबीएसई में भी स्टेट बोर्ड में भी, ये टॉपिक से हटे नहीं है। और लेकिन अभी मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसको अपनी वर्डिंग में लिखना, बोर्ड एग्जाम में लिखने की आपको थोड़े एक दो पैराग्राफ या डेफिनेशन लिखना पड़ेगा। तो जैसे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन की डेफिनेशन कैसे लिखोगे, तो व्हेन radiation of suitable energy incident on metal surface, then electron emit from the metal surface and this phenomena is known as photoelectric effect। तो मैं यहाँ पे आपको पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ डायग्रामेटिकली, आप इसको अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो फिर, ठीक है ना। तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में क्या होता है देखो अभी, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में यहाँ पे ये सपोज मैंने एक मेटल सरफेस लिया और मेटल सरफेस में ये एक इनर कोर हो गई। यहाँ पे मेटल सरफेस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है और फिर इनर कोर के सेल्स हैं। जैसे मान लो यहाँ पे ये क्या हो गया, यहाँ पे दिस इज द इनर कोर, दिस इज इनर कोर ऑफ मेटल, मेटल की ये इनर कोर है, ठीक है। और यहाँ पे ये फ्री इलेक्ट्रॉन है जो रैंडमली इधर उधर घूम रहे हैं, है ना। जैसे हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था, दीज आर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो रैंडमली इधर उधर घूमते हैं। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन ही कंडक्शन के लिए एंड हीट ट्रांसफर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इनर कोर के जो इलेक्ट्रॉन है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होते कंडक्शन के लिए, इलेक्ट्रिक कंडक्शन के लिए या फिर हीट कंडक्शन के लिए। समझ गए? ये जो मेटल सरफेस पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। तो ये क्या है यहाँ पे, दिस इज द मेटल सरफेस, ये मेटल सरफेस है और ये इनर कोर है। इनर कोर कंप्लीटली, इसमें इलेक्ट्रॉन की पूरी कंप्लीट बॉन्डिंग होती है, फ्री नहीं होते। तो जो बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं यहाँ पे। सो दीज आर द फ्री इलेक्ट्रॉन। और इन फ्री इलेक्ट्रॉन को आप कैसा ट्रीट कर सकते हो, यहाँ पे मोनो एटॉमिक आइडियल गैस के जैसे ट्रीट कर सकते हो, ठीक है। देन अब यहाँ पे इस मेटालिक सरफेस पे जब सुइटेबल एनर्जी की रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इस पे इंसिडेंट होती है, सो दिस इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन शॉर्ट फॉर्म में अपन लिखेंगे EMR, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ सुइटेबल एनर्जी। अच्छा एक और बात, ये मेटल सरफेस पे फ्रीली इधर उधर घूमते हैं, इनकी काइनेटिक एनर्जी है, थर्मल एनर्जी, लेकिन ये एनर्जी इतनी नहीं है कि यहां से ये बाहर निकल सके। इनके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि मेटल सरफेस से बाहर आ सके। मेटल सरफेस से इनको बाहर आने के लिए एक मिनिमम एनर्जी की जरूरत होती है। उस मिनिमम एनर्जी को क्या बोलते हैं हम, वर्क फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो these free electron cannot eject from the metal surface unless जब तक हम उसमें बाहर से एनर्जी सप्लाई ना करें, ठीक है ना। सो
यहां पे मैं लिख रहा हूं द फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल सरफेस, the free electron of metal surface require minimum energy to emit from surface. The free electron of metal surface require minimum energy to emit from the surface. ठीक है, and this minimum energy called work function. इस मिनिमम एनर्जी को क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, सो वर्क फंक्शन इस बेसिकली मैं इसको इससे डिनोट कर रहा हूं यहाँ पे वर्क फंक्शन फाई नॉट से, और ये मिनिमम एनर्जी मतलब h इंटू एफ नॉट लिख दो या एच सी वाई अपॉन लैम्डा नॉट लिख दो। तो ये जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे एफ नॉट, दिस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और लैम्डा नॉट क्या है यहाँ पे? दिस इज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है, और एक टर्म क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो वर्क फंक्शन क्या है? एनर्जी का रिक्वायरमेंट है, मतलब एक कम से कम एनर्जी चाहिए इन इलेक्ट्रॉन को यहां से बाहर निकलने के लिए। तो इनको बाहर निकालना, मेटल सरफेस से एमिट कराना है या इजेक्ट कराना है, तो क्या करोगे आप? बाहर से एनर्जी दोगे। अब ये एनर्जी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म पे भी हो सकती है, ये हीट के फॉर्म पे भी हो सकती है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म पे हो सकती है, या बाहर से एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन आए और ये इनसे कोलाइड करें और फिर ये एनर्जाइज हो और बाहर निकल सके। तो ऐसे ये 4 मेथड हो सकती हैं, 4 मेथड हो सकती हैं, या 4 वेज ये हो सकती हैं ऐसी इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे मेटल सरफेस से बाहर निकलने के लिए। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं? तो ये जो मिनिमम एनर्जी का रिक्वायरमेंट है, द फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल सरफेस रिक्वायर मिनिमम एनर्जी टू एमिट फ्रॉम सरफेस, एंड दिस मिनिमम एनर्जी इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। अभी समझ गया वर्क फंक्शन? हाँ या ना? अरे वर्क फंक्शन, यस सर। तो अब ये वर्क फंक्शन के बारे में लिख दूं मैं। वर्क फंक्शन डिपेंड्स ऑन, दिस इज डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मेटल सरफेस, नेचर ऑफ मेटल सरफेस। ये नेचर ऑफ मेटल सरफेस पे डिपेंड करेगा कैसा है, एंड सरफेस इम्प्योरिटी। ठीक है, सरफेस इम्प्योरिटी, जैसे आपने इसके कॉपर के बर्तन देखा होगा आप, ठीक है, घर में जैसे कॉपर के बर्तन होते हैं ना, आप उसको कास्टिक पाउडर से या फिर नींबू से घिस दो, बिल्कुल साफ कर दो, बिल्कुल चमक जाते कॉपर, है ना। 1-2 दिन उनको पड़े रहने दो या 5-6 दिन पड़े रहने दो, तो फिर देखो उसमें एक ऑक्साइड की लेयर जम जाती है, जमती कि नहीं? उसकी साइन कम हो जाती है ऑक्साइड की लेयर जमने के कारण, और जब उसको बिल्कुल नींबू से आप साफ कर दे तो बिल्कुल क्लीन होते फिर वो, उस टाइम पे उनकी देखो चमक कैसी होती है ना। तो एक तो ये मेटल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड कर रहा है, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मेटल सरफेस, एंड सरफेस इम्प्योरिटीज इन फैक्टर पे ये डिपेंड करते हैं। ठीक है, वर्क फंक्शन जो मतलब अगर वर्क फंक्शन इस पे डिपेंड कर रहा है, तो जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है एंड जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है, ये भी इसी पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ मेटल सरफेस पे, है ना। तो जब यहाँ पर सुइटेबल एनर्जी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, मान लो ये जो एनर्जी है, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो एनर्जी है E, जब ये एनर्जी E ग्रेटर देन और इक्वल टू होगी वर्क फंक्शन से, मतलब ये जो रेडिएशन यहाँ पे आ रही है, इंसिडेंट हो रही है मेटल सरफेस पे, इसकी एनर्जी इस मेटल सरफेस के वर्क फंक्शन से ज्यादा होनी चाहिए, तभी यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ? निकल सकते, जरूरी नहीं कि निकलेंगे, एनर्जी ज्यादा होने पे भी निकल सकते हैं या निकलेंगे। ठीक है, या फिर दूसरा, अगर आप इसको एनर्जी वाइज देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो एनर्जी है E इज इक्वल टू, या तो HF लिखोगे या HC/, लैम्डा लिखोगे, तो यहाँ पे एनर्जी is greater than equals to work function, this implies that
frequency of radiation is greater than equals to threshold frequency और wavelength of radiation is less than threshold wavelength, तो या तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो, तभी यहाँ पे मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे हम वर्ड बोल रहे हैं हो सकता है, जरूरी नहीं है कि होगा ही। मान लो एक फोटोन आया, उसकी एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा है, तो भी जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल ही जाएगा। अभी बताता हूँ क्यों होता है ऐसा। अब मान लो ये फोटोन आए यहाँ पे, ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे आपने कितने फोटोन लिए, लेट देयर आर 100 फोटोन, आपने n इक्वल्स टू 100 फोटोन यहाँ पे लिया। तो जब ये 100 फोटोन आए, ये अपनी एनर्जी देंगे या ये फ्री इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी देंगे, तो ये हो सकता है कि भाई यहाँ पर का ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, ये इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी यहीं पे अंदर कोलाइड करके अपनी एनर्जी को लॉस कर दे। तो अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकल रहे हैं, इनका जो नंबर आएगा ये लेस देन रहेगा किससे, नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन से। तो इसकी एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन पे ट्रांसफर होगी और फिर ये बाहर निकलेंगे, क्योंकि अब इनके पास ज्यादा एनर्जी हो जाएगी वर्क फंक्शन से, तो बाहर निकल सकते हैं। और एक केस ये भी हो सकता है कि ये एनर्जी तो ले ले फोटोन से, लेकिन ये अपनी एनर्जी को यहीं अंदर अंदर कोलाइड करके क्या कर दें, खत्म कर दें, तो फिर ये बाहर नहीं निकल पाएंगे। इसलिए जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं, ये नंबर ऑफ फोटोन जितने इंसिडेंट होते हैं उसके बराबर नहीं होते, उससे कम ही होते हैं। ठीक है, तो अब ये इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकल गए, तो हम बात कर ले भाई इनकी एनर्जी कितनी होती है। सो एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन ये किसके इक्वल आएगी यहाँ पे, एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मतलब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो काइनेटिक एनर्जी होती बेटा फोटो इलेक्ट्रॉन की, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज लेस देन, ये किससे लेस देन और इक्वल्स टू रहेगा E माइनस फाई नॉट से, एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू रहेगा 0। मतलब इनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती E माइनस ई नॉट, ई किसकी एनर्जी है, रेडिएशन की एनर्जी है, फाई नॉट क्या है, इसका वर्क फंक्शन है, जो कम से कम एनर्जी चाहिए, इतनी एनर्जी इनको बाहर निकलने के लिए। तो इनको बाहर निकलने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए वर्क फंक्शन के बराबर। तो जो बची एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म पे अपीयर होगी या हो सकती है। जैसे मैंने यहाँ लिखा ना कि जो काइनेटिक एनर्जी है फोटो इलेक्ट्रॉन की, वो 0 से लेकर इस वैल्यू तक हो सकती है। मतलब जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है फोटो इलेक्ट्रॉन की, ये किसके बराबर है, E माइनस फाई नॉट के बराबर होती है। तो जो काइनेटिक एनर्जी आती है यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रॉन की, वो 0 से लेकर इस वैल्यू तक कुछ भी हो सकती है। तो क्या चीज याद रखना है, मान लो 100 फोटोन आए तो 100 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, ये जरूरी नहीं है, हमेशा कम ही होते हैं, 100 से ज्यादा तो कभी होंगे ही नहीं। मतलब ये जो प्रोसेस होती है ना, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करता है, एक फोटोन 2 इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट कभी नहीं करता। ठीक है, दूसरी बात, जितने आ रहे हैं फोटोन उतने कभी भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेंगे। वैसे भी इनकी जो एफिशिएंसी होती है ना, वो 5 या 10% होती है, या और भी कम, आप ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, एंड जो काइनेटिक एनर्जी होती है भाई, यहाँ पे इनने एनर्जी लिया, कुछ एनर्जी किसके लिए खर्च कर लिए इनने, वर्क फंक्शन के लिए, यहां से बाहर निकलने के लिए कुछ एनर्जी खर्च कर लिए। तो जब ये बाहर निकलेंगे तो इनकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो इसके डिफरेंस के बराबर हो सकती है, या 0 से लेके यहाँ तक 0 भी होगा भाई, इनने अपनी एनर्जी लिया, यही खर्च कर लिया, पूरा बाहर नहीं निकल पाया ये। तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल रहे हैं, इनकी काइनेटिक एनर्जी ये 0 से लेकर इस मैक्सिमम वैल्यू तक कुछ भी हो सकती है। समझ गए इतना कि नहीं? हेलो, समझ गए? अरे भाई समझ गए या नहीं? यस सर। कोई डाउट अभी इस पे? कोई डाउट किसी को? अरे कोई डाउट है क्या? कोई डाउट है क्या इसमें डिस्कशन में? सर ये इन इलेक्ट्रॉन्स की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ कितनी? वर्क फंक्शन या हाँ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ये मेटल के नेचर पे डिपेंड करेगा।
गोल्ड के लिए अलग, कॉपर के लिए अलग, सिल्वर के लिए अलग, अलग अलग मेटल के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या वर्क फंक्शन या थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ये अलग अलग होती है। ठीक है, समझ गए? यस सर। तो ये है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का बेसिक। तो जो फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं उनकी एनर्जी कहां से कहां तक हो सकती है? जीरो से लेकर मैक्सिमम वैल्यू तक हो सकती है। मतलब जीरो वाले भी रहेंगे, मतलब जस्ट सरफेस से बाहर निकले वहीं लुढ़क गए, वो खत्म हो गए, उनके पास एनर्जी बची नहीं, अपनी एनर्जी उनने अंदर ही खो दिए। कुछ एक पॉसिबिलिटी ऐसी हो सकती है कि इलेक्ट्रॉन ने फोटोन से एनर्जी तो लिया और अंदर उसने खर्च नहीं किया, सिर्फ किसके लिए खर्च करना पड़ा उसको? एनर्जी सरफेस से बाहर आने के लिए बस खर्च करना पड़ा और बाहर निकल गया। समझ गए कि नहीं? अरे समझ गए या नहीं सर हाँ बोलो। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस की एनर्जी है तो उसने फिर उसने उसकी एनर्जी ले ली इलेक्ट्रॉन ने, तो वो जब बाहर इमिट होगा तो ऐसा हो सकता है कि पूरी एनर्जी उसने ले लिया बाहर निकलने के लिए। पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वाली? हाँ नहीं ना, उसको एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी ना सरफेस से बाहर आने के लिए। वर्क फंक्शन के बराबर की एनर्जी तो उसको वहीं लग जाएगी बाहर निकलने के लिए। ठीक है, हाँ सर समझ गया। समझ गया? अभी जैसे मान लो हाँ तुम सर। गड्ढे में गिर गया, अब गड्ढे से बाहर निकलने के लिए जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट है मान ले 10 जूल का है ना? अब बाहर से कोई तुझे 100 जूल की एनर्जी दे दे तो वो 10 जूल की एनर्जी तो गड्ढे से बाहर निकलने के लिए खर्च होगी ना हमेशा। ऐसा थोड़ी कि पूरी की पूरी आ जाएगी। समझ गए? हाँ सर। क्लियर हो गया अभी कि नहीं? हाँ सर हो गया। मतलब एक प्रकार का ये कर्ज है भाई, तुमने किसी से 10 रुपए उधार लिया, अब कहीं से तुमको 100 रुपए मिला तो बाहर निकलने के लिए पहले तो वो 10 रुपए देना ही पड़ेगा ना। समझ गए कि नहीं? हाँ सर। हाँ, ऐसी कहानी इस पे। तो वही है, गड्ढे में आप गिर गए, गड्ढे से बाहर निकलने के लिए आपको 10 जूल की एनर्जी चाहिए, तो उतनी तो चाहिए। मतलब अगर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ रही है वो अगर 10 जूल के बराबर की एनर्जी की नहीं है, वर्क फंक्शन के बराबर की, तो कभी भी फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल के आ सकते उससे। ठीक है, क्योंकि उनके पास उतनी एनर्जी है ही नहीं कि वो उस बैरियर को पार कर सके। समझ गए? हेलो, Yes, sir. स्क्रीनशॉट ले लो अब इस पेज का, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? हाँ सर। Now this is पेज नंबर 3। हाँ, पेज नंबर 3 है कि 4 आएगा? 3। देखो अभी एक क्वेश्चन लेते हैं अपन और समझ में आएगा। सपोज यहाँ पर एक मेटल सरफेस है, ठीक है, दिस इज द मेटल सरफेस। ये मेटल है, इस मेटल के लिए जो वर्क फंक्शन है दिस इज ऑफ 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है। इसके लिए जो वर्क फंक्शन है, मतलब यहाँ पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन है और ये रैंडमली इधर उधर घूम रहे, दीस आर द फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मतलब इतनी एनर्जी चाहिए यहाँ से बाहर निकलने के लिए। दिस इज द मेटल सरफेस और ये क्या है यहाँ पे? दीस आर देयर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पर मैं 4 रेडिएशन ले रहा हूँ, एक ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है एंड चौथी रेडिएशन ये है। ठीक है, तो ये इनकी एनर्जी दी हुई है E1, E2, E3 एंड E4। 4 रेडिएशन आ रही है यहाँ पे। ठीक है, एंड सपोज इसकी इंटेंसिटी है 10 वाट, इंटेंसिटी इसकी इंटेंसिटी है 100 वाट, इसकी इंटेंसिटी है 200 वाट और इसकी इंटेंसिटी है, ठीक है,
50 वाट। लेकिन इनकी जो एनर्जी है, E1 की एनर्जी है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E2 की एनर्जी है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E4 की एनर्जी है 1.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड E4 की एनर्जी है दिस इज 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपको क्या बताना है, फाइंड द रेडिएशन विच एमिट photo electron, find radiation or radiations which emit photoelectron, and दूसरा find maximum kinetic energy of photoelectron, find maximum kinetic energy of photoelectron emitted। ठीक है, समझ गए कि नहीं? अरे समझ गया क्वेश्चन? मान लो ये मेटल सरफेस पे 4 टाइप की रेडिएशन पड़ रही है, एक की एनर्जी है 2, एक की 3, एक की 1, एक की 0.5 है। तो इनमें से किस रेडिएशन के लिए फोटो इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा? कौन कौन सी रेडिएशन? 1 और 2। हाँ, 1 और 2। One or two. हाँ, सिर्फ रेडिएशन 1 और रेडिएशन 2 कैन एमिट द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो इसका जो आंसर आएगा, इफ एनर्जी ऑफ रेडिएशन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू वर्क फंक्शन, देन it will emit फोटो इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ये जो वाट दिया हुआ मतलब इंटेंसिटी या पावर, आप देख सकते हो यहाँ पे इसका पावर अलग है ना, ये इंटेंसिटी भी बोल सकते हो आप, वाट पर मीटर स्क्वायर, ये इनकी इंटेंसिटी है बेटा। इंटेंसिटी मतलब नंबर ऑफ फोटोन, जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी उतने ज्यादा नंबर ऑफ फोटोन वहां पे आएंगे। तो एक पार्ट इसमें इंटेंसिटी वाला है और एक है यहाँ पे इनकी एनर्जी। तो फोटो इलेक्ट्रॉन के एमिशन के लिए सिर्फ हमें एनर्जी को देखना है, उसकी इंटेंसिटी को नहीं देखना है। जैसे इसकी इंटेंसिटी कितनी दिख रही है आपको, 200 वाट, लेकिन ये फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकता। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? सो देयरफॉर E1 and E2 can emit photoelectron, and E3 and E4 की जो वैल्यू है, इट इज लेस देन वर्क फंक्शन, सो देयरफॉर दे कैन नॉट एमिट फोटो इलेक्ट्रॉन। ये फोटो इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाल सकती। कौन सी वाली दो नहीं निकाल सकती? यहाँ पे ये जो दो रेडिएशन है, इनसे फोटो इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं होगा। ये दो रेडिएशन से क्या होगा? फोटो इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा, क्योंकि इनकी जो एनर्जी है वो वर्क फंक्शन से ज्यादा है। समझ गए? अरे समझ गए या नहीं? यस सर। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना भाई? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालना है इसके लिए। दिस इज द वर्क फंक्शन। तो फॉर रेडिएशन 1, व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी? के मैक्सिमम फॉर E1 रेडिएशन। तो इट इज E1 माइनस वर्क फंक्शन, और ये कितना है यहाँ पे? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो दिस इज 2 माइनस 1.2 इक्वल्स टू 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आएगी फर्स्ट वाली रेडिएशन से। एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फॉर सेकेंड रेडिएशन, E2 रेडिएशन के लिए, इट इज E2 माइनस 5, एंड ये कितना दिया हुआ है यहाँ पे? 3 माइनस 1.2। सो आफ्टर सॉल्विंग दिस कम्स आउट टू बी 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ गए या नहीं? 1.8 आएगा, 1.8 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फोर्थ वाली रेडिएशन से, सॉरी सेकेंड वाली रेडिएशन से 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं, और फर्स्ट वाली रेडिएशन से 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट
मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकते हैं। समझ गए अब? Yes, sir. कोई डाउट अभी इस पे? कोई डाउट? अरे कोई डाउट है? No, sir. स्क्रीनशॉट सर ये क्वेश्चन में एफिशिएंसी का कोई रोल नहीं है ना? नहीं, इंटेंसिटी का कोई रोल नहीं है काइनेटिक एनर्जी के लिए, फोटो इलेक्ट्रॉन के एमिशन के लिए। हाँ, फोटो इलेक्ट्रॉन के नंबर के लिए इंटेंसिटी का रोल आएगा। भाई जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी मतलब उतने ज्यादा फोटोन वहां पे स्ट्राइक कर रहे हैं ना, तो इंटेंसिटी का रोल होता है नंबर की काउंटिंग के लिए। बाहर निकलने के लिए आपको इंटेंसिटी को नहीं देखना है, आपको सिर्फ एनर्जी को देखना है। ठीक है, समझ गए? यस सर। अभी स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा, अगर मैं ये बोलता यहाँ पे कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कितनी है इस मेटल सरफेस के लिए, तो कैसे कैलकुलेट करोगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ? क्या करोगे बताओ जल्दी से। E is equal to hc upon lambda वाला फॉर्मूला आएगा ना? हाँ, तो उससे वेवलेंथ निकलेगी और एचएफ करोगे तो उससे फ्रीक्वेंसी निकलेगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो अभी इस पेज का। ले लिए? स्क्रीनशॉट ले लिए क्या? यस सर। देखो अभी पेज नंबर 4 अब। हाँ, जैसे मान लो मैं यहाँ पे थर्ड कैलकुलेशन ले लेता, फाइंड एफ नॉट एंड लैम्डा नॉट, ये अपने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ है। ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। तो ये कैसे मेजर करोगे आप? वर्क फंक्शन से मेजर हो जाएगा। ये वर्क फंक्शन दिया हुआ है, वर्क फंक्शन से कैलकुलेट कर लो। वर्क फंक्शन दिया ना यहाँ पे, सिंस वर्क फंक्शन इक्वल्स टू एच एफ नॉट या फिर एच सी अपॉन लैम्डा नॉट, तो हम क्या कर ले रहे हैं यहाँ पर, सबसे पहले थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अगर निकालना तो वर्क फंक्शन डिवाइडेड बाय एच। ठीक है, वर्क फंक्शन कितना दिया? 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सो इट इज 1.2 1.6 10 to the power minus 19 जूल divided by 6.6 into 10 to the power minus 34 जूल सेकेंड। तो ये जो आंसर आएगा ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का हो गया हर्ट्ज में, और वेवलेंथ का जो आंसर है वो तो सीधे सीधे निकाल सकते हैं आप। वर्क फंक्शन इज इक्वल्स टू एससी बाई लैम्डा या 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉन। So therefore wavelength will be given by hc upon work function. So it is 12400 divided by work function कितना है इसका? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। So 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये है इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल हो गया। Now the wavelength will be 26100 एंगस्ट्रॉन। समझ गए? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कितनी? 6100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सर थ्रेशोल्ड 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अच्छा, ये मैंने ये ले लिया क्या 1.2, सॉरी। तो आपको यहाँ पे 1.2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकल के आएगी अभी। समझ गए थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कैसे निकालना? यस सर। समझ गए थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कैसे मेजर करना है? Yes, sir. कितना आएगा ये? तो इंसिडेंट रेडिएशन फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 मिनट। हाँ, 124 फिर 00 डिवाइडेड बाय 1.2, तो इट इज 10,300 एंगस्ट्रॉन पॉइंट लगा हुआ है यहाँ पे, और जो फ्रीक्वेंसी है इट इज 1.2 into 1.6 divided by 6.6, तो ये आएगा तुम्हारा 2
0.9 10 टू द पावर -34 प्लस 9 प्लस 34 19 कितना बचेगा 15 15 बचेगा ना 15 तो ये आएगा 14 एक्चुअल में हर्ट्ज क्योंकि यहाँ पे 0.29 आया था तो इट इज 2.9 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज। मतलब यहाँ जो रेडिएशन आ रही है अगर इनकी वेवलेंथ इससे कम होगी, वेवलेंथ कम होगी तो यहां से फोटो इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा, या फिर फ्रीक्वेंसी किससे ज्यादा हो 2.9 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज से ज्यादा की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आएगी तो फोटो इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा। समझ गए कि नहीं? अरे समझ गए? यस सर समझ गए। हाँ समझ गए। अगर वेवलेंथ 10,333.3 एंगस्ट्रॉन से कम की होगी तो फोटो इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा, और वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी 2.9 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज से ज्यादा होगी तो फोटो इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा। तो इनमें वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, इसमें E1 और E2 की फ्रीक्वेंसी इससे ज्यादा है और वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम है। बाकी E4 और E5 की जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है। समझ गए? हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? यस सर। यस सर। तो अभी स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? ले लिए क्या? यस सर। अच्छा, अगर मान लो मैं इस क्वेश्चन में एक और चीज पूछ लेता, व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड फॉर E1 रेडिएशन। E1 रेडिएशन से जो फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं उसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी है, तो ये निकाल सकते हो क्या? हाँ सर। कैसे निकालोगे? सर काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले की यूज से। हाँ, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला यूज कर लो वहां पे, है ना। तो बस यही क्वेश्चन इतने ही होते हैं, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। और एक बस वो एक्सपेरिमेंटल डिस्कशन है, आइंस्टीन की इक्वेशन है, बस इतनी ही कहानी है इसमें, ज्यादा कुछ कहानी भी नहीं है इस चैप्टर में। ठीक है, या कैलकुलेशन, बस कैलकुलेशन इतने ही है जितने मैंने बताया यहाँ पे। तो अगर मान लो मैं इसी क्वेश्चन में लिख दूं ना, पेज नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन ये है, फाइंड मैक्सिमम स्पीड ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड बाय E1 रेडिएशन से जो फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है उसकी मैक्सिमम स्पीड क्या है। तो सिंस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू E माइनस वर्क फंक्शन, सो देयरफॉर K1 मैक्सिमम मतलब E1 माइनस वर्क फंक्शन, ठीक है। तो E1 कितना है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इट इज 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये फर्स्ट वाली रेडिएशन से जो फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। तो अब इसको लिख दोगे आप हाफ ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड V1 मैक्सिमम स्क्वायर। समझ गए? सो V1 मैक्सिमम विल बी गिवन बाय 0.8 इंटू 2, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो ये 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10 टू द पावर माइनस 31। सारे डेटा आपने एसआई सिस्टम पे लिया है, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका आंसर किस पे आ जाएगा, यहाँ पे मीटर पर सेकंड में आंसर आ जाएगा। समझ गए कैसे आ गया? ये 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है उसको पहले काय में कन्वर्ट करो, जूल में कन्वर्ट करो। अरे समझ गए? ये आंसर आपका जूल में रहेगा और इधर पे केजी पे, एंड दिस इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ गए? ये 2 फैक्टर यहाँ पे आ गया, और ये जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है उसको आपने ये लिख दिए जूल में कन्वर्ट करके। समझ गए कि नहीं? यस सर समझ गए। ठीक है, अब ये फाइंड आउट कर लो आप। तो इससे क्या निकल जाएगा आपका मैक्सिमम स्पीड यहाँ पे
फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, समझ गए अभी? अरे Yes, समझ गए? तो इस चैप्टर में जो न्यूमेरिकल्स हैं बस वो इसी टाइप के हैं, सीधे सीधे न्यूमेरिकल इसी टाइप के हैं। ठीक है, उसके बाद फिर इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, और फिर आइंस्टीन का उसका एक्सप्लेनेशन। हालांकि ये जो हमने यूज किया है फार्मूला कैलकुलेशन के लिए, ये आइंस्टीन के ही फार्मूले हैं, उसी का पूरा थ्योरी, उसी का एक्सप्लेनेशन है ये। तो आइंस्टीन को बेसिकली जो नोबेल प्राइज मिला था ना, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सप्लेनेशन के लिए, और जो थ्योरेटिकल फिजिक्स है उसमें कंट्रीब्यूशन के लिए मिला था, मिला के, है ना। तो एक ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट था आइंस्टीन को नोबेल प्राइज दिलाने के लिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन एंड कंट्रीब्यूशन इन थ्योरेटिकल फिजिक्स। बट उनका जो काम था थ्योरेटिकल फिजिक्स में पहले से चल रहा था, बट ये उनने जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया तब उनको ये नोबेल प्राइज मिला था इसमें। ठीक है, समझ गए इतना? कोई डाउट अभी इस पे? हेलो, कोई डाउट? नो सर। तो अब इसमें एक पार्ट और बचा है, एक्सपेरिमेंटल पार्ट, लिनॉर्ड एंड हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट इसमें, है ना। तो इसको अपन अब मंडे को ही करेंगे, उसका जो एक्सपेरिमेंट वाला पार्ट है। ठीक है, थोड़ा जल्दी छोड़ देता हूँ 5-7 मिनट पहले। अब कोई डाउट है तो बताओ इसमें। इसमें कैलकुलेशन वाला पार्ट इतना ही है। ठीक है, कैलकुलेशन वाला पार्ट इतना ही, आइंस्टीन की इक्वेशन ही हमने यूज किया है यहाँ पे बस। तो कैलकुलेशन का पार्ट इतना ही है इसमें। ठीक है, समझ गए कि नहीं? हेलो, अरे समझ गए? यस सर। स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, कौन सा नंबर का पेज है ये? फिर yes, sir. एक और कैलकुलेशन बताता हूँ, छोटा सा कैलकुलेशन, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इस पेज का। वो एक स्टॉपिंग पोटेंशियल यहीं पे बता देता हूँ, तो अपन जो थ्योरी पढ़ेंगे आगे की उसमें आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। तो स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, ले लिए? ले लिए क्या? Yes, sir. देखो अभी एक क्वेश्चन ये है, नाउ दिस इज पेज नंबर 6 अभी। हाँ, इस पे क्वेश्चन ये है कि ये एक मेटल सरफेस है, सपोज दिस इज द मेटल सरफेस, और इसका जो वर्क फंक्शन है इट इज 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका वर्क फंक्शन है, और यहां पर सुइटेबल एनर्जी की रेडिएशन आ रही है। दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी यहां से क्या हो रहा है ना, ये इसके जो सरफेस है इससे फ्री इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं। दीज आर द फ्री इलेक्ट्रॉन, ये फ्री इलेक्ट्रॉन, सॉरी फोटो इलेक्ट्रॉन यहां से एमिट हुए मान लो। सो दीज आर द फोटो इलेक्ट्रॉन, ये फोटो इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये फोटो इलेक्ट्रॉन है। अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें इनकी, तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आएगी, इनकी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, के मैक्सिमम इज इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन माइनस वर्क फंक्शन, सो इट इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस, मैं इसको चेंज कर देता हूं यहाँ पे, इट इज 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये कितना आ गया यहाँ पे, माइनस 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो द आंसर इज 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, इनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, मैक्सिमम। तो मान लो इसमें ये जो इलेक्ट्रॉन है इसकी काइनेटिक एनर्जी, मैं इनके नाम दे देता हूं 1, 2 एंड 3। पहले वाले की जो काइनेटिक एनर्जी इट इज 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरे वाले
इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और तीसरे वाले की जो काइनेटिक एनर्जी है इट इज सपोज 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब ये यहां से निकल के इधर चलेंगे, आगे आएंगे, है ना, सरफेस से बाहर निकल के फोटो इलेक्ट्रॉन। अब मान लो यहां पर हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं इस तरह से, यहाँ पे हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, देखो इलेक्ट्रॉन इजिली किधर चलते हैं, फील्ड के डायरेक्शन में कि फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन में। हाँ, फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इजिली चलते हैं। तो मान लो मैं इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, मतलब मैंने यहाँ पे एक प्लेट लगा दिया जिसपे सपोज ये नेगेटिव चार्ज है, तो यहां से लेकर यहां तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस है दिस इज इक्वल्स टू वी वोल्ट। कितने वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ पे? वी वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। दिस इज सम प्लेट एंड ये क्या लगा दिया मैंने यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया। तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन आसानी से पहुंच जाएंगे कि धीरे धीरे अपनी एनर्जी को लॉस करते जाएंगे पहुंचने के लिए? लॉस करते जाएंगे, है ना, धीरे धीरे अपनी एनर्जी लॉस करेंगे, है ना। इसमें से ये हो सकता है कि कुछ यहां तक पहुंच भी जाएं, लेकिन जिनकी एनर्जी कम है, जैसे ये थर्ड वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम है, तो इसके पहुंचने के चांस यहां तक और कम आएंगे। तो मैं ये बोल रहा हूं यहाँ पे कि भाई इस पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, फाइंड वी मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस so that photo electron of maximum kinetic energy can also not reach the plate तक ना पहुंच पाए, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला भी ना पहुंच पाए, क्योंकि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला अगर नहीं पहुंच पाया तो उससे कम काइनेटिक एनर्जी वाले तो पहुंच ही नहीं पाएंगे। समझ गए कि नहीं? अगर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला भी नहीं पहुंच पाया तो उससे कम काइनेटिक एनर्जी वाले तो पहुंच ही नहीं पाएंगे ना इधर तक। समझ गए या नहीं? क्योंकि उनकी एनर्जी तो और भी कम है। क्लियर हो गया? तो ये जो भी मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है इसको हमें कैसे फाइंड आउट करना है? तो देखो ये जो अपनी एनर्जी है ना पोटेंशियल डिफरेंस के अगेंस्ट में खर्च कर रहे हैं यहाँ पे, तो सीधी सीधी इक्वेशन आएगी के मैक्सिमम इज इक्वल्स टू ई इंटू वी। पोटेंशियल डिफरेंस आप लिख रहे हो, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, तो आपको सीधे कंपेयर करना है। ये अपन ने इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी पढ़े और कल भी मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन कहां पे एसिलरेट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस में एसिलरेट होता है। समझ गए? इधर पे कौन सा पोटेंशियल है, लो पोटेंशियल है, और इस साइड पे कौन सा पोटेंशियल है, हायर पोटेंशियल है। तो के मैक्सिमम इज इक्वल्स टू ई इंटू वी मैक्सिमम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, और ये कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट है यहाँ पे, 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो हमारा काम बहुत आसान हो गया, ई से ई क्या हो गया यहाँ पे कैंसिल। तो ये जो कैलकुलेशन आया बेटा आपका वी मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस इज 1.8 वोल्ट। अगर मैं यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस 1.8 वोल्ट का लगा दूं तो ये जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला फोटो इलेक्ट्रॉन है वो भी कहां तक नहीं पहुंच पाएगा, प्लेट तक नहीं पहुंच पाएगा, बस प्लेट तक पहुंचा और वापस आ जाएगा इधर पे। समझ गए कि नहीं? अरे समझ गए? हेलो, समझ गए या नहीं? सर हाँ बोलो। सर ये तो वी मिनिमम रहेगा ना पोटेंशियल डिफरेंस? मिनिमम क्यों रहेगा, मैक्सिमम रहेगा कि मिनिमम रहेगा? सर मैक्सिमम रहेगा तो हम इन्फिनिटी भी लगा सकते हैं, फिर तो मिनिमम आएगा ना। मिनिमम आएगा ना। सॉरी मिनिमम आएगा, मिनिमम। तो मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस कम से कम, इससे ज्यादा तो चलेगा, हाँ बराबर है। दिस इज मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, बराबर है। समझ गए? तो कम से कम कितने का लगाना पड़ेगा जिससे ये फोटो इलेक्ट्रॉन यहां तक ना पहुंच पाए? 1.8 वोल्ट का। अरे समझ गए? यस सर। ठीक है, तो ये नहीं पहुंच पाएंगे वहां तक, भाई प्लेट तक नहीं पहुंच पाएंगे, फिर ऐसे पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे। तो ये जो पोटेंशियल है वी मिनिमम पोटेंशियल, इस पोटेंशियल को क्या बोलते हैं पता है ना? स्टॉपिंग पोटेंशियल बोला जाता है। ये जो मिनिमम पोटेंशियल है दिस इज कॉल्ड
स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये डिस्कशन अपना कल आएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल का, मतलब जब हम एक्सपेरिमेंट डिस्कस करेंगे। तो ये तो एक कैलकुलेशन वाला पार्ट हो गया, ठीक है। अभी डायग्राम में देखो, जो रेडिएशन आ रही है, सभी रेडिएशन की एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। जैसे मैंने 3 फोटोन स्ट्राइक कराया और 3 इलेक्ट्रॉन उससे निकाला, दैट इज द मैक्सिमम पॉसिबिलिटी। अब लेकिन उसमें से पहले इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी 1.8 है, दिस इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन की कम है, तीसरे की और कम है। मतलब जो दूसरा और तीसरा इलेक्ट्रॉन है, इनने तो बराबर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लिया फोटोन से, लेकिन बाकी एनर्जी को उनने क्या कर दिया, अंदर ही अंदर खर्च कर दिया, इधर उधर टकरा के। समझ गए? अरे समझ गए कि नहीं? यस सर। है ना, अपनी एनर्जी को वेस्ट कर ली, बाकी एनर्जी को। लेकिन जो फर्स्ट वाला इलेक्ट्रॉन था, फोटो इलेक्ट्रॉन, उसने पूरी की पूरी एनर्जी एक तो सिर्फ वर्क फंक्शन के लिए खर्च किया और बाकी पूरी एनर्जी से वो बाहर निकला। बाकी जो दूसरे और तीसरे वाले थे, एक तो वर्क फंक्शन के लिए खर्च होगी, साथ में उनने अपनी एनर्जी को दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करके और ज्यादा खर्च कर दिए। तो वो जब बाहर निकले तो उनकी एनर्जी और कम हो गई। समझ गए ना? तो ये जो मिनिमम पोटेंशियल आया है, दिस मिनिमम पोटेंशियल इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, समझ गए कि नहीं? स्टॉपिंग पोटेंशियल। हेलो, अरे समझ गए? यस सर। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो अब इस पेज का। तो आज के लिए इतना ही, अब बाकी कल की क्लास में करेंगे। कल मतलब अब परसों। अच्छा, कल आपका जो पेपर है ना, बोर्ड वाला, बोर्ड का पेपर सुबह 10 बजे से है, हाँ, 10 बजे से 1 बजे तक, और शाम को 4 से 7 आपका कंपटीशन वाला है। टाइम टेबल कल दे दूंगा पीएसटी के लिए मैं, ठीक है? पीएसटी का टाइम सर टेबल पीएसटी का सिलेबस वो भी अभी कल डाल दूंगा ना मैं। ठीक है सर। तो सर जेडब्ल्यू की है कि नीट का भी है? मेरे हिसाब से तो पीएसटी तो सभी दे सकते हो, पढ़ के तो सभी का हुआ है। ठीक है, ठीक है सर। तो सभी ओके लोग दे दो, ठीक है। ले लो अभी स्क्रीनशॉट। और डाउट क्लास में अभी रखूंगा तुम्हारी 6:30 से रख दूं, 6:30 से 7? हाँ सर। ठीक है, 6:30 बजे से 7 बजे तक तुम्हारी डाउट क्लास है। सर हमारी बायो की क्लास है। कितने बजे से? बताए नहीं है सर। सर को बोला करो कि सर हमारी डाउट क्लास रहती है, जो टाइमिंग है आप सर उस टाइमिंग पे लिया करो ना। बोला करो ना भाई, तुम लोग क्यों नहीं बोलते हो? टाइमिंग को इधर उधर डिस्टर्ब करने के लिए क्यों बोलते हो वैसे? सर हम लोग के बोलने के बाद भी सर बढ़ाते ही है। पढ़ाते हैं तो फिर लेट करते तो फिर बोल दिया करो भाई डाउट क्लास है, या तो फिर टाइम पे लेने के लिए बोला करो ना। तुम लोग बोलोगे नहीं तो कैसे होगा? सर को खुद बोल दिया करो, सर हमारी डाउट क्लास होती, मुझे डाउट पूछना है, लीव कर दिया करो, तो सर खुद ही समझ जाएंगे फिर। तो इसमें ऐसा तो है नहीं कि क्लास से जाना है तुमको, पूछना पड़ेगा या लेट तक खींच रहे। और जो टाइमिंग है उस टाइम में अपन ने ले लिए क्लास एक बार, तो हो गया भाई, बाकी बच्चों को भी तो करना रहता है ना उसको। ठीक है? हाँ सर। है ना? बोल दिया करो सर हमको डाउट पूछना है, कल फिजिक्स का पेपर है, तो टाइमिंग को लेके हमेशा बोल दिया करो। अभी जो टाइमिंग उस टाइम पे अगर ले लें तो फिर कितना अच्छा रहता, अपना टाइम भी बचता है। ऐसा थोड़ी कि कभी भी क्लास ले रहा है। ठीक है भाई, कभी पावर कट हुआ, कभी कुछ है, तो वो ही ठीक है, चलता है। ओके, तो मैं अभी टाइम पे